आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो वक्त हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज हम खास तौर पर जो पंचायत करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ, वो मुद्दा है एक बार फिर से देश के संसाधनों के बंटवारे का मुद्दा उठा है। पहले भी ये मुद्दे उठ चुके हैं, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में उठा है, तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम जानते हैं संसाधनों के बंटवारे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एक बयान है। इन दिनों राहुल गांधी भी बयान दे रहे हैं, तो उनके बयान के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बयान आ ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान के जवाब में बयान दिया है। तो आज की पंचायत में हम बात करेंगे कि क्या हम जो है एक बार फिर से जो ये बात उठती है कि संसाधनों को लेकर सब में बांट देंगे, तो क्या सोवियत मॉडल पर, जो कि पूरी दुनिया में फ्लॉप हो गया है, उस मॉडल पर जाने की बात हो रही है? करेंगे इस पर 5 की पंचायत, आज दिखाएंगे आपको बयान भी। लेकिन सबसे पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी वो इस बारे में थी कि रोज उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन करने दिया जाए, तो इसी याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस समय की, ये अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विकास सारथी। विकास, क्या खबर है? कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इसको आम आदमी पार्टी अपने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मुद्दा बना रही थी कि डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे हैं, जेल में उनके लिए खतरा है, तो इंसुलिन नहीं लेने दे रहे हैं, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कितना बड़ा झटका, कितनी बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने यहाँ पर 2 बातें कही हैं। पहला ये कि जो भी उनका हेल्थ असेसमेंट है, चाहे कि उनको इंसुलिन चाहिए नहीं चाहिए, उनकी शुगर का लेवल क्या है, ये सारी चीजें पता करने के लिए उनको विशेष रियायत नहीं दी जा सकती कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निजी डॉक्टर से रोज परामर्श करें। अगर उनको इस तरह की चीजों की जरूरत है, हेल्थ इश्यूज की जरूरत है, तो तिहाड़ में जो वहाँ का पूरा एक महकमा है, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, वो तय करेंगे कि उनको किस तरह की, क्या उनको जरूरत है इंसुलिन देने की, या उनको क्या एडवाइस चाहिए, क्या कंसल्टेशन चाहिए डॉक्टर को, वो जेल प्रशासन तय करेगा। अगर अरविंद केजरीवाल की कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है जिसमें तिहाड़ में मौजूदा मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे काम नहीं चल पा रहा है, उससे उनको राहत नहीं मिल रही है, तो इसके लिए फिर तिहाड़ जेल प्रशासन चाहेगा तो एम्स का एक बोर्ड गठित करवा सकता है एम्स डायरेक्टर की निगरानी में, जो ये तय करे कि अरविंद केजरीवाल को क्या इंसुलिन की जरूरत है, उनका शुगर लेवल जो है वो सामान्य है, या उनको कितनी इंसुलिन देनी है। ये सारी चीजें मेडिकल बोर्ड की जिम्मेदारी होंगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर रोजाना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने एक स्पेशल जो भी उनके फिजिशियन हैं उनसे जो कंसल्टेशन प्रोसेस चाहते थे, उसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। तो ये एक बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप कई दिन से चल रहे हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है या उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है जेल में। इन सारी चीजों को, दलीलों को कोर्ट ने, लगता है कि ईडी की जो बातें थी उनको स्वीकार किया है, और ये बातें निराधार लगी हैं कोर्ट को कि उनको प्रॉपर मेडिकल केयर वहां पर या ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो याचिका, विकास, ये जो याचिका खारिज की गई अरविंद केजरीवाल की, इसका आधार यही है कि कोर्ट ने ये माना कि उनके केयर के लिए, अरविंद केजरीवाल के केयर के लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही है, इसलिए उनको पर्सनल डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोर्ट ने यही माना कि जो बात कही गई है वो इलाज जेल में संभव है, ऐसी कोई उनको बड़ी दिक्कत नहीं है जिसके लिए उनको कोई बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट तिहाड़ के जो मेडिकल बोर्ड पे नहीं, मेडिकल फैसिलिटी तिहाड़ में नहीं है, इसीलिए उनको बाहर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने दिया जाए। कोर्ट ने इसको नहीं स्वीकार किया है। डायबिटीज को देखने के लिए या उसके उपचार के लिए जो मौजूदा व्यवस्था तिहाड़ में है, जो डॉक्टर्स हैं वो उसको देख सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर खुद तिहाड़ प्रशासन को ये लगता है कि इनको और ज्यादा एक्सपर्ट की राय की जरूरत है, स्पेशलिस्ट की राय की जरूरत है, तो ऐसे में
तो उसमें भी एम्स का एक बोर्ड होगा और एम्स के डायरेक्टर की निगरानी में वो बोर्ड काम करेगा। वो जरूरत पड़ने पर अरविंद केजरीवाल की जांच कर ये तय कर सकता है कि क्या उनकी डायबिटीज नियंत्रण में है, खतरनाक है, उनको इंसुलिन देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें उस बोर्ड की निगरानी में होंगी, लेकिन निजी डॉक्टर से कंसल्टेशन की अनुमति कोर्ट ने यहाँ पर उनको नहीं दी है। बिल्कुल, आपने भी जिक्र किया विकास, और मुझे भी याद आया कि जो अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जो डॉक्टरों की टीम है, उस टीम में तो एम्स के डॉक्टर शामिल हैं और भी कई डॉक्टर उसमें शामिल हैं। तो अरविंद केजरीवाल को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो अपने पर्सनल डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन की याचिका लेकर आ गए? देखिए, ईडी ने इसको एक तरह से आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं वो जेल में जो सुविधाएं हैं उनको लगातार एक्सटेंड करने की, उनमें विस्तार पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार याचिकाएं लगाते रहे कि उनको किताबें चाहिए और जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां, घर की डाइट, ये सारी चीजें उनको समय समय पर मिलती रही हैं। तो ईडी को या तो ये भी लगता है कि अभी जब वो पहले डॉक्टरों से, पहले उन्होंने वकीलों से मिलने की एक, याद करें कि याचिका डाली थी कि वो रोजाना वकीलों से कंसल्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर 30 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं देश भर में, फिर डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो कहीं ना कहीं वो वर्चुअली कोर्ट से बाहर कनेक्ट होने की इनकी ये कोशिशें हैं। तो क्या इसके बाद आगे ऐसे करते करते सरकार चलाने के लिए भी कुछ रियायतें मिल जाएंगी? क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? ईडी बार बार ये भी सवाल उठा रहा था कि पहले वकीलों से अनुमति मांगी गई, अब डॉक्टर से उस चीज के लिए रिलैक्सेशन मांगा जा रहा है जिसका इलाज जेल में बहुत ही आसानी से संभव है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो फिर ये एक्सेप्शन क्यों मांगा जा रहा है कि रोजाना वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्हें कनेक्ट होने दिया जाए बाहर के लोगों से, चाहे वो डॉक्टर ही हों? तो ईडी लगातार इन याचिकाओं का विरोध करता रहा है। पहले वकीलों वाली याचिका जो थी उस पर भी ईडी ने अपनी आपत्ति जताई थी और इस पर भी ईडी ने कहा था कि सारी सुविधाएं होने के बाद इस तरह का कंसेशन किसी एक विशेष व्यक्ति को क्यों दिया जाए। जी विकास, जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के काफी राजनीति की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन आज जो अदालत ने यह फैसला दिया है उससे यह लगता है कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर, इस पर जरूर करारा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो अब हम लौटते हैं आज की पंचायत के विषय पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पंचायत आज जो हम करने वाले हैं वो ये कि अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या घूम फिर के सोवियत वाला मॉडल आएगा जो पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। यानी कि आप चाहे जो भी हो, जैसा भी आप काम करते हो, जैसी भी क्षमता हो, सबके संसाधनों को ले लिया जाएगा और उसके बाद सब में बराबर 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 बांट दिया जाएगा। क्या ये मॉडल चलेगा? इसको लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। बयान तो पहले भी आए, लेकिन अभी जो कुछ बयान आ रहे हैं और पहले के भी जो कुछ बयान है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान है, राहुल गांधी के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी ने रिएक्शन दिया है, इन सभी को आप देखिए। उसके बाद हम आज के खास मेहमानों से जुड़कर आज की पंचायत इसी मुद्दे पर करेंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के कुनबे के लोग हों, वो जो है इस चुनाव में प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की,
वो त्रस्त है बेरोजगारी से सबसे ज्यादा, जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से। इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं और कांग्रेस पार्टी है, इनका 3 सूत्रीय कार्यक्रम है। पहला, तुष्टीकरण करना, ब्लेटेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स। दूसरा, हिंदुओं से नफरत करना, एंटी हिंदू एजेंडा। और तीसरा, सत्ता पाने के लिए गैर, जो भारत से प्यार नहीं करते हैं, भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनसे हाथ मिला लेना है। देश के संसाधनों पर जो पहली मांग होनी चाहिए वो माइनॉरिटीज की होनी चाहिए। माइनॉरिटीज का अर्थ है दलित, पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चे और मुसलमान। तो आपने ये प्रतिक्रियाएं देखी कि किस तरह संसाधनों के बंटवारे पर एक बार फिर से ये चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। और चुनावी मुद्दे में बात तो यहां तक हो रही है कि संसाधन सबसे लेंगे और सब में बराबर बराबर बांट देंगे। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है और प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया है कि एजेंडा क्या है, किनको बांटना है। आज इसी पर पंचायत कर रहे हैं हम लोग और पंचायत में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर। स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रत्युष कांत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत प्रत्युष कांत जी आपका भी जुड़ने के लिए। साथ में निखिल जैन, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत निखिल जी आपका भी इस पंचायत में। और साथ में डीके दुबे जी, कानूनी मामलों के एक्सपर्ट, बहुत बहुत स्वागत डीके दुबे जी आपका भी इस पंचायत में। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि अवधेश जी तो हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में हैं ही। मैं सबसे पहले कानूनी पहलू पर चलता हूं, डीके दुबे जी से जुड़ता हूं, उसके बाद सभी के पास आऊंगा। डीके दुबे जी, हम जानते हैं कि बात इन दिनों ये हो रही है कि भाई संविधान को बदल दिया जाएगा, इसीलिए तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि संविधान में कितना बड़ा बदलाव हुआ था जब एक फंडामेंटल राइट को, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। अब यह बताइए क्या इससे भी बड़ा कोई बदलाव हो सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात यह कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, उसके बाद हम किस तरह से उदारीकरण की तरफ बढ़े और अब जाकर के फिर वही हम घूम कर आ रहे हैं क्या कि सोवियत मॉडल अपनाएंगे, सबका संसाधन बांट देंगे। ये आज की तारीख में संभव है क्या डीके दुबे जी, और इसके क्या कानूनी पहलू है? देखिए, एक चीज ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको सोवियत मॉडल की तरफ ले जाने का उद्देश्य नहीं है जी। ये सिलसिला 1947 में शुरू हुआ और 1947 में ये तय हुआ कि जब भारत 2 हिस्सों में बटेगा और दूसरा देश बनेगा, तो यहां पर जो बड़ी बात है वो ये है कि लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन उनको दे दी गई जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी वो जमीनें जो छोड़नी थी वो वक्फ बनाकर छोड़ दी गई। और वक्फ बनाकर छोड़ने का मतलब हो गया कि पाकिस्तान बन भी गया और हिंदुस्तान में भूमियां उनके पास रह भी गई। और उस 5 जो सरकारी जमीनें थी उन पर कभी मजार बना दी, कभी मस्जिद बना दी, तो कभी गोवर बना दिया और उसके बाद उनको लीगलाइज कर दिया गया। सवाल यहाँ पर यह है कि जो संसाधन भारत में जो लोग रहे या जो जिसको भारत मिला उनको होना चाहिए था, वो मनमोहन सिंह जी की बात से पुष्टि होती है। और जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा कि 90% सनातनी, इनको मिलाकर देखिए, मुस्लिम लीग के 80 सदस्य थे, मुस्लिम रिजर्वेशन असली सदस्यों का था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में
पहली, दूसरी और तीसरे सेशन में भाग नहीं लिया था, ये कहते हुए कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और जैसे ही पाकिस्तान का डिक्लेरेशन हुआ, वहां पर उन्होंने, उनके 27 सदस्यों ने भाग लिया, बाकी पाकिस्तान चले गए। तो ये जो 27 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, जिनको पाकिस्तान जाना था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कर रहे थे? और जब वो 10% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए, उसके बाद जो नीति अपनाई गई भारत में, वो ये थी, जो जमीन पूर्ण रूप से सरकारी हो जानी चाहिए थी, वो सरकारी नहीं रही, वो एनिमी प्रॉपर्टी भी लोगों के पास रही, वो वक्फों के रूप में रही। और आज वक्फों का हिसाब बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, किसी भी गांव में वक्फ आ जाती है, पूरे गांव को डिक्लेयर कर देती है। बिल्कुल, अभी तमिलनाडु से ऐसा ही मामला सामने आया था। हाँ, इशारा उस तरफ है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद जो माइनॉरिटी को पहला हक की बात करती है, वो क्या इस तरह से वक्फों, एनिमी प्रॉपर्टी और मजारों की जमीनें बना बनाकर क्या वो एक समुदाय को दे दी जाएगी? ठीक है। और एक पॉलिसी लग रहा है जो मनमोहन सिंह जी कह रहे थे, और जो उस समय 47 से लेकर अभी तक अपनाएगी। आप सोचिए कि जब जितने बार वक्फ का सर्वे होता है माइनॉरिटी का, उतने बार उनकी जमीन बढ़ जाती है। आखिर आती कहां से ये जमीन, कैसे बन जाती है? ठीक, वक्फ बोर्ड को 2013 में इतनी पावर दे दी गई वक्फ एक्ट बनाकर। ठीक है, लौटता हूं। वो पावर अपने आप में बता रही कि साहब कोई भी जमीन को वक्फ घोषित कर दीजिए, वो उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो इशारा उस तरफ है कि आपने दिल्ली में जो प्रॉपर्टियां देखी, सरकारी प्राइम प्रॉपर्टियां, ठीक वो है, प्रॉपर्टियां भी वक्फ हो गई साहब, पार्लियामेंट के सामने प्रॉपर्टी वक्फ हो गई। ठीक है, डीके दुबे जी, लौटता हूं आपके पास, और मैं सबके पास जाऊं उससे पहले निखिल जैन जी के पास चलता हूं। निखिल जी, ये बताइए कि सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, ये रिपोर्ट कहती है। संसाधनों में और क्या कुछ देने का प्लान है कांग्रेस का, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान हो या फिर राहुल गांधी जी का ताजा बयान हो, बताइए। लालचंद जी, पहले तो आपने दुबे जी को बहुत लंबी देर बोलने दिया है, तो मुझे बिना इंटरप्शन के, बिना बोलिए के बोलने दीजिएगा। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत में आता हूं। कांग्रेस पार्टी का समर्थन जरूर करता हूं, लेकिन प्रवक्ता नहीं हूं। तीसरी बात, जो ये दुबे जी ने कहा है वो घोर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां दे दी गई थी। इनसे बोलिए, जाके वक्फ का एक्ट पढ़ेंगे, उसमें इन्हें समझ आएगा कि वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज अपनी मर्जी से दी जाती है, या फिर रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो घटिया बातें फैलाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, और एक और बात, आपने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण नहीं चलाया। पूरा भाषण चलाइए ना प्रधानमंत्री का, जहां पर वो नफरती भाषण दे रहे हैं और एक अलग ही निम्न स्तर को छू गए हैं, जब उन्होंने लोगों को यह भड़काने की, धार्मिक तौर पर यह भड़काने की कोशिश करी है कि औरतों से, बहनों से हमारी उनके मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएंगे, जो मुसलमान बहुत सारे बच्चे करते हैं। बाय द वे, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके खुद 5 भाई बहन हैं। ये जो नफरत भड़का रहे हैं, और ये ऑड इवन इनका चल रहा है। 2 दिन पहले कहते हैं भाई मोहम्मद शामी को हमने अर्जुन अवार्ड दिया, फिर बोलते हैं मुसलमानों को कांग्रेस सबकी प्रॉपर्टी दे देगी, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और उसके बाद आप बोलते हैं मैं अपने मुसलमान भाई बहनों को हज पे भेजूंगा। रोज जो ये इनका ऑड इवन चल रहा है, ये इनकी सुबगाहट दिखा रही है कि पहले चरण चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कितने डर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को कुछ देने की बात नहीं करी है। जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आपने कहा कि ये सोवियत मॉडल है। साहब, ये सोवियत मॉडल नहीं है, ये पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। अमेरिका में भी, आज भी रूस में, नॉर्डिक कंट्रीज में, भारत में। जब आप लालचंद जी, आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी होगी, आप बहुत सारा आयकर, अब इसे वेलफेयरिज्म कहा जाता है। जो मोदी जी लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देते हैं, या केजरीवाल जी मुफ्त बिजली देते हैं। हमने ये तो किसी देश से नहीं सुना कि इस देश के संसाधनों पर पहला फला कम्युनिटी का है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना किसी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये कभी नहीं कहा गया था। इसका क्लैरिफिकेशन 2006 में प्रधानमंत्री ऑफिस से आ चुका है, दफ्तर से आया था, तभी कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी यही प्राथमिकताएं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान है विज्ञान भवन वाला, वो बयान काट के चलाया जा रहा है, वो बयान काट के चलाया जा रहा है जी। नहीं, उस बयान को हमने भी चलाया है। सर, आप लल्लन टॉप की वीडियो देख लीजिए, उन्होंने भी जी, लल्लन टॉप के वीडियो को तो पहले ही झूठ, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में तो झूठा वो साबित हो चुका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट वीडियो है तो लल्लन टॉप का वीडियो देखने कोई क्यों जाएगा? साहब, ये बताइए ना कि ये
दूरदर्शन जो था एक निष्पक्ष संस्थान की तरह चलता आज था, भी है, अभी भी है। प्रधानमंत्री की बैटिंग क्यों हो रही है? अभी भी है। हम सब सारे लोगों के बयानों की चर्चा कर रहे हैं निखिल जी। आप प्रधानमंत्री का नफरती भाषण चलाइए, या तो आप कह दीजिए कि नफरती और हम नहीं चला सकते ऐसी गंदगी अपने चैनल पे, या फिर आप पूरा भाषण चलाइए। आपने ये तो चलाया ही नहीं जो मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा है, जो गंदगी उन्होंने फैलाई है वो तो आपने बताया ही नहीं। आप वक्फ बोर्ड पे चर्चा खोल दी। ठीक है, आपने जो बातें उठाई है, आपने जो बातें उठाई है उस पर मैं बीजेपी प्रवक्ता से जवाब लूंगा, अवधेश जी के पास भी आऊंगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 5 की पंचायत में जो सवाल निखिल जी ने उठाए उस पर बीजेपी प्रवक्ता से जवाब लेंगे, अवधेश जी के पास भी आएंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संसाधनों के बंटवारे पर ये जो नया रार खड़ा हुआ है इसके पीछे क्या क्या कुछ है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। मैं अब चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रत्युष कांत जी के पास और निखिल जैन जी ने जो कुछ बोला है एक तो उस पर जवाब प्रत्युष कांत जी, दूसरी बात ये कि संसाधनों के बंटवारे का ये नया बहस आखिर क्यों छिड़ा है, प्रत्युष जी। ये जो आप देख रहे हैं न्याय पत्र यही दिखाता है, और मैं दूरदर्शन को बहुत ही सीरियस चैनल मानता हूं, इसलिए बहुत सीरियसली कुछ बात बताना चाहूँगा। ये जो पूरा मिनी मुस्लिम लीग बनाना चाह रहे हैं ये 1947 के पार्टीशन में मन नहीं माना है। ये जो राहुल गांधी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी देश को बना दिए हैं, इतना डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कैसे काउंटर करे? सबसे आसान तरीका है कि मिनी मुस्लिम लीग्स बना दो। मैं यहाँ पर एक चीज आपसे जरूर कहूंगा प्रत्युष कंठ जी, आपको तो मास का वोट आ नहीं रहा है। प्रत्युष कंठ जी एक बात मैं आपसे कहूंगा, आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, इसमें मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की झलक दिखाई पड़ती है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पॉइंट बताइए जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। वही आपको बताना चाह रहा था मैं जी, आपने बोलने नहीं दिया। नहीं बोलिए बोलिए। मिनी मुस्लिम लीग्स कैसे बन रहा है? ये जो आप जाके माइनॉरिटी को बोल रहे हो आप जाके कि मैं आपको डिवीजन ऑफ वेल्थ कर दूंगा, हमारी जो माताएं बहनें उनका ज्वेलरी वो सब का हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। भाई किसको? जिसका बड़ा परिवार है उसका करेंगे। मनमोहन सिंह का ये बोलना कि रिसोर्सेस पे फर्स्ट राइट जो है नेशनल रिसोर्सेस पे, बिल्कुल उसका हवाला दिया हमने, उसका हवाला दिया। आप समझ रहे हैं? हाँ। एक बड़ी सी गेम के बीच की बात हो रही है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे जरूर आपके व्यूअर्स के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये जब हो रहा है तो जो इनके इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो भी साथ से म्यूजिक बजा रहे हैं। अब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में 52 दिन में गुंडे को बचाने के लिए घूम रही हैं। नेशनल एजेंसीज पर अटैक हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी से आता है जिसका वोट बहुत जरूरी है। घुसपैठिए बैठे हुए हैं, बोलना सीए के खिलाफ हम हैं। भाई सीए किसके लिए है? जो हिंदू, सिख, पारसी ये जितने थे जिनको रिलीजन की वजह से प्रोसिक्यूट किया गया, मुसलमान देशों में उनके लिए था ना। ठीक है, किसका सिटीजनशिप किसी का थोड़ी लिया जा रहा था। ठीक है। अब आप देखिए कर्नाटक चलिए, बच्चा बोलता है जय श्री राम जय श्री राम, उसको पीट देते हैं। अब आप केरला चलिए, पार्टनर्स देखिए, आप आसाम आइए, देखिए बदरुद्दीन जी का क्या भाषण सब है। ये सारे लोग जो है एक वोट बैंक की बात कर रहे हैं। वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? ठीक है, कि 4 करोड़ घर देंगे,
12 करोड़ टॉयलेट्स दे ठीक दिया। है, बात तो इसी मुद्दे पर, इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हाँ। राशन दे दिया 80 करोड़ से ऊपर लोग को, और कभी नहीं, आप सुनिए, आप एक बार सुनिए, कभी भी आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते हुए कि जो बेनिफिशियरी है ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन है? नहीं, सबके लिए योजना है। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब सब आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ठीक है। कभी आपने सुना किसी योजना में किसको घर नहीं जगह, ये मुसलमान है? नहीं, बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि हम सबका प्रॉपर्टी देखेंगे, आपकी ये बात सही है कि योजना किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ठीक है, जहां के लिए किताब लिखा था वहां तो हुआ नहीं कुछ। ठीक है, प्रत्युष जी लौटता हूं आपके पास, मुझे अवधेश सर के पास जाना है। अवधेश सर, जो बहस आपने देखी, इस बहस में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तार जुड़ता है? ये तार जुड़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मैंने बताया भी कि जो सेना है और रेलवे है, उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उसके बाद प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनका बयान हमने सुनवाया। अब राहुल जी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो क्या इन सबको हम जोड़ करके देखें या अलग अलग देखें? अवधेश जी। देखिए, राहुल गांधी जी के बयानों को थोड़ा और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वो जिस ढंग से इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स के विरुद्ध जो कि देश के कॉरपोरेट्स हैं उन पर हमले करते हैं, जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में जो देश के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा सोशलिस्ट थे, जिनको जनता ने राजनीति से नकार दिया, और तो वो सब लोग इनके सलाहकार बन गए हैं और उस प्रकार के सलाह और सुझाव दे रहे हैं कि लगेगा कि बस आप तो क्रांति कर देंगे। तो उनका जो 7 अप्रैल का जो भाषण है हैदराबाद का, वो मैंने इसको पढ़ देता हूं, क्योंकि वो जो अपने निखिल जी थे, वो निखिल जी बहुत हमला कर रहे थे, ये पढ़ेंगे उसके बाद स्पष्टीकरण चाहिए। ठीक है। हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इसमें लिखा हो। उसके बाद ये पंक्ति है जिस पर हंगामा है, धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण, बिल्कुल बिल्कुल वही है, एक मतलब एक वित्तीय, आर्थिक नहीं, वित्तीय फाइनेंशियल। हाँ, ठीक है। माने किसके पास कितने पैसे हैं, गाना वो जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बातें बोली है राहुल गांधी, बिल्कुल बोली। तो या तो कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो हमारे घोषणा पत्र का पार्ट नहीं है, क्योंकि अब अगर वेबसाइट के घोषणा पत्र पर देखेंगे, पहले ये पंक्ति थी, लेकिन कल के बाद से अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो नीचे की ये पंक्ति हट चुकी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस विवाद के बाद डिफेंसिव हो गई है, जाति जनगणना वहां तक आई है। उसके बाद जो दूसरा मैंने इसमें कहा गया है, एक और ध्यान दे लीजिए, तब आपको और स्पष्ट होगा। इन्होंने लिखा है कि अमीरों, गरीबों व मध्यम वर्ग के बीच असमानता तेजी से बढ़ी है, जिससे समानता, समता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय लक्ष्यों को गहरा झटका लगा है। ठीक है। अब एक रिपोर्ट आई थी थॉमस पिकेटी का, वो भी लेफ्टिस्ट है, उसकी इसमें चर्चा की गई है कि भारत में आय और धन असमानता 1922-2023 अरबपति राज्य का उदय। अब उसमें कांग्रेस लिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत ब्रिटिश राज की तुलना में अधिक असमान है। ठीक है। भारत के शीर्ष 1% द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय का हिस्सा आज अपने उच्चतम ऐतिहासिक स्तर पर है और विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। असमानता में वृद्धि विशेष रूप से 2014 और 2024 के बीच देखी गई है। अब लास्ट में वो जो बता रहे हैं कि आपको चुनाव क्या करना है, तो सभी के लिए समृद्धि या कुछ लोगों के लिए धन के बीच, न्याय या अन्याय के बीच। इन लोगों को यह पता नहीं लगता कि जितने भी तमाम विकसित देश हैं, एलन मस्क की संपत्ति, आप जानते हैं एलन मस्क के पास जितनी संपत्ति है उतने कई देशों का जीडीपी मिला करके नहीं है। अगर सोवियत संघ, रूस जो बना, रूस वहां से निकल करके अपने इस मॉडल पर आ गया, बाजार वाले मॉडल पर, और ये कह रहे हैं कि हम उस मॉडल पर वापस जाएंगे। तो इस पर क्या है कि इसके बाद जो अल्पसंख्यक संबंधी घोषणाएं आप देखेंगे ना, पॉइंट्स, वो सब मिला के चिंता उत्पन्न कर रहा है कि कांग्रेस क्या चाहती है देश में। क्या सरकार देश में आगे संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करेगी? ठीक है। जिनके पास है वो सारे जो है निकालो और इनका नेशनलाइजेशन करो और लोगों में बांट दो। क्या ये करने जा रही है? स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपका, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने एक तो प्रीवी, वो भी नेहरू जी ने खत्म नहीं किया, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म किया, वो भी कम्युनिस्टों के दबाव। नहीं, वही उस समय उनको आना था। तो क्या ये संभव? इसमें लिखा हुआ है कि भूमिहीनों के बीच जमीन वितरित किया जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें जो है भय उत्पन्न कर
कर रहा है, भय उत्पन्न करता है। और कहीं ना कहीं है नहीं, सिद्धांत ये है कि पहले ये बातें चलती थी, लेकिन अब का समय आया है कि सरकार लोगों को उचित अवसर दे, उनके लिए उनको संसाधन उपलब्ध यही बात है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए। छीन लेंगे वितरण के लिए तो फिर क्या परिस्थिति पैदा होगी? अवसरों की समानता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि 60 के दशक में जिस तरह कांग्रेस एक बार कम्युनिस्टों के ग्रिप में आई थी ना, उसी तरह से लगता है कहीं उस तरह से ग्रिप में तो नहीं आ रही है। घोषणा पत्र नहीं करती है। बिल्कुल, मैं इस पर विस्तार से करूंगा चर्चा। पत्र में आपको फाइनेंशियल सर्वे या वेल्थ सर्वे की बात नहीं है। ठीक है, विस्तार से इस पर करेंगे चर्चा कि मायने क्या हैं इस तरह की बात के। एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब फिर सभी के पास जाकर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद जीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। हम बात कर रहे हैं कि संसाधनों के बंटवारे पर जो ताजा बयान आए हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, मायने क्या है उसके। डीके दुबे जी के पास एक बार फिर से मैं चलता हूं। डीके दुबे जी, आपने पिछले सवाल के जवाब में यह कहा कि देखिए मकसद तो ऐसा लग रहा है कि ये एक वर्ग के तुष्टीकरण का मामला आपको दिखाई पड़ रहा है, कि ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कानूनी पहलू के तौर पर कि क्या ये संभव है? हमने देखा कि कितना बड़ा संवैधानिक बदलाव किया गया था जब एक फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। उसके बाद से अगर हम अर्थव्यवस्था की ही बात करें, अर्थव्यवस्था के मॉडल की बात करें, तो हम किस मॉडल पर बढ़े हैं उदारीकरण के बाद वो हम सब जानते हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम किस रास्ते पर चलकर बने हैं। लेकिन अब क्या एक बार फिर से ये यू टर्न लेने की कोशिश की जा रही है, अगर उनकी बात को उसी शब्द के हिसाब से ही मान लिया जाए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमने ये कहा कि आर्टिकल 91F हटाते समय कि ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा, उसका मतलब ये था कि अब जमीन पर मेरा सोल अधिकार नहीं होगा। मैं अगर कहूं कि मैं नहीं देना चाहता हूं तो आपके पास वो अधिकार नहीं है। ठीक है, वो आर्टिकल 300A में उसने ले जाकर रख दिया और वहां पर कहा कि आपको विधिक अधिकार तो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो होगा, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सरकार के मन में ये बात आती है कि वो जमीन एक्वायर करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो कर सकती है। बस इतना सा अधिकार किसी का भी बचेगा, वो ये है कि भाई मेरी जमीन का मुझे कॉम्पनसेशन दे दिया जाए और कॉम्पनसेशन देके जमीन किसी और को अलॉट कर दी जाए। इसी को एक्विजिशन का लॉ कहते हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं और वो बात चरितार्थ उन्होंने की है। आपको याद होगा 2013 में दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां दी गई थी और वो प्रॉपर्टियां मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दी थी। बिल्कुल, प्रॉपर्टियां अभी दोबारा मुकदमे होकर कोर्ट में होकर आया तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये प्रॉपर्टी सरकारी है, ये प्रॉपर्टी सरकार के पास जानी चाहिए। आपने कैसे वक्फ बोर्ड को दे दी? लेकिन उन्होंने ये आदेश किया था और वो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टियां गई थी और इसका कोई ऐसा नहीं है कि एवे कोई कह रहा है, वो तो हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया है बाकायदा और प्रूफ हुआ है कि नहीं प्रॉपर्टियां दी गई थी। तो सवाल यहां पर वही है कि संपत्तियों का जो अवैधिक बंटवारा हुआ, जब आपने नूर नेहरू समझौता भारत में हो गया और आपने नूर नेहरू समझौता करके इन प्रॉपर्टियों का संरक्षण दे दिया। अब इसको दूसरे तरह से, बस मैं 10 सेकंड लूंगा, दूसरे तरह से इसको देखिए कि जिस समय एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हमने बनाया, तो उसमें एक लूज पॉइंट छोड़ा। वो ये छोड़ा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी।
तो आप सोचिए कि बात तो वही रहेगी ना, प्रॉपर्टी तो उनके पास ही रहेगी ना। 10 भाई थे, 10 में से 9 पाकिस्तान चले गए, एक यहाँ रह गया, एक ने वो सक्सीड कर लिया और 10 लाख किलोमीटर जमीन उनको दे भी दी। ठीक है, ठीक है। तो जमीन तो मतलब हम तो ठग गए, बंटवारा भी हो गया, जमीन भी चली गई और जमीन यहां पर भी उनके पास ही रहेगी। जी जी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। निखिल जैन जी, निखिल जैन जी का आग्रह है कि उनको राजनीतिक विश्लेषक कहा जाए, तो मैं उनको राजनीतिक विश्लेषक ही कह रहा हूं और निखिल जी अपनी बात समर्थन में रख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सब लोग देख ही रहे हैं। निखिल जी, जो बात उठ रही है उसमें ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए ये अगर मान लें भी कि चलिए इस बयान के जरिए तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के मॉडल के बारे में बात की जा रही है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था के मॉडल की ही बात करें तो आप देश दुनिया को समझते हैं, आज की तारीख में उस मॉडल को वापस लाने की कोई संभावना आपको दिख रही है? जो मॉडल बुरी तरह फेल हो गया पूरे ग्लोब पर, सोवियत संघ किस तरह भरभरा गया था वो हमने आपने देखा है। निखिल जी, लालचंद जी, पहली बात तो ये कौन सा निष्पक्ष पैनल है? यहाँ पर 3 लोग बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, एक इंसान कांग्रेस का पक्ष रख रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ आता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किस फिल्टर से, क्योंकि आप सवालों का जवाब नहीं दे करके आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आप पीके दुबे जी को यहाँ पे खुल्ला झूठ बोलने दे रहे हैं। इनसे ये बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी या जमीन है आप किसी की अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगा सकते। किसी का मौलिक विचार हो सकता है जो किसी पार्टी के विचार से मिलता हो, आप किसी की अभिव्यक्ति पर इस तरह रोक नहीं लगा सकते। निखिल जैन जी, झूठ बोला जाएगा क्या? ऐसी कौन सी 10 लाख किलोमीटर की जमीन है इस देश में जो पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों के उत्तराधिकारियों के पास है? बिल्कुल झूठ, उलूल जुलूल नफरती बातें कर रहे हैं। मैंने आपको डेटा दिया ना, तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है या नहीं है? बोर्ड के पास प्रॉपर्टी सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है या नहीं है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए निखिल जी। वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर की प्रॉपर्टियां जरूर है, लेकिन वो पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड सरकारी संस्थान होता है, वक्फ बोर्ड सरकारी संस्थान होता है। मस्जिदों की जमीन, ईदगाह की जमीन और जो मुसलमानों ने धर्म के काम के लिए, चाहे किसी मदरसे के लिए, चाहे किसी अनाथालय के लिए, चाहे किसी तमिलनाडु वाला मामला आपने पढ़ा था अभी? क्या तमिलनाडु वाला मामला पढ़ा था जिसमें पूरे गांव को वक्फ ने अपनी जमीन घोषित कर दी? आरोप है, कोई पूरे गांव की जमीन कोई वक्फ नहीं ले सकता। गजब हाल है, पूरी मीडिया में रिपोर्ट है, आप कहते हैं कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई। एक सेकंड, आप पहली बात तो टॉपिक पे रह के बात करते हैं। अब बात आपने करी है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, आप टॉपिक पर ही रहिए ना। टॉपिक पर ही तो मैंने पूछा है कि क्या सोवियत मॉडल पर वापस जाकर के आपको लगता है उसकी कोई संभावना है? लालचंद जी, मेरा एक सवाल, निखिल जी, मेरा एक सवाल है। निखिल जी, राहुल गांधी जी ने, ठीक है निखिल जी, निखिल जी आप बोलिएगा, बीच में थोड़ा सा अवधेश जी अपनी बात रख रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। गांधी जी ने, आप अपनी बात बाद में रख लीजिएगा। मेरा एक सवाल आपसे, छोटा सा एक सवाल खाली पूछ रहे हैं, छोटा सा सवाल, घबराइए नहीं, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हैदराबाद में 7 अप्रैल को जो भाषण दिया, जो हमने सुनाया है कि समान वितरण के लिए धन का सर्वे कराया जाएगा, ठीक है, तो वो उस पंक्ति का अर्थ क्या है बताइए निखिल जी। ये स्पष्ट होना चाहिए बताइए कांग्रेस, हम लोग उसका स्पष्ट अर्थ बताइए। अरे सर, आपने क्वेश्चन निखिल जी बताइए, जवाब के लिए भी आप रुक जाइए। अगर आप धन का सर्वेक्षण करने की बात करते हैं तो उसमें यह देखना जरूरी है कि किसके पास कितना धन है। आप 1952 का आप लैंड रिफॉर्म जो हुए थे, जहां पे जमींदारी अमूलन हुआ था, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करा गया था, क्या हुआ था? कुछ जमींदार थे, चंद जमींदार थे देश में जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, वो जमीन जिन पे वो काम नहीं करते थे। जमीन की बात करेंगे ना, जिस तरह की बात मान लीजिए हो चुकी है, इस तरह की बात हो चुकी है, आप कहते हैं हम संपत्ति का करेंगे। ये नहीं मालूम होगा किसके पास वो जमीनें हैं जो जमीनें गरीबों में बांटनी है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो तो जमीन की बात होनी चाहिए ना, आप जमीन की बात कर सकते हैं कि हम जो भूमि संसाधन है उसका पुनर्वितरण करेंगे, ये बात हो सकती है, लेकिन आप तो कह रहे हैं सारे संपत्ति को बांटेंगे। वो कहां से बुलेट ट्रेन ला रहे हैं? आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो बाल की कार में जा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो देश के हैं उसका वितरण गरीबों में करेंगे, तो भाजपा को इससे दिक्कत क्यों है? इतनी गरीब विरोधी पार्टी क्यों है? और एक अफसरों की समानता की बात आई थी, आप मुझे ये बताइए। वही मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। किसान है देश का जिसके पास ना भूमि है, ना एजुकेशन है, ना पैसे हैं, क्या उसके लिए समान अवसर है मेरे आपके जैसे लोगों के लिए जिनके पास? और ये भी बात कि देश में इतने सालों तक शासन किनका रहा है? अमीरों से ठीक है, कुछ आमदनी जनरेट होती है वो गरीबों में वितरण होता है। इनकम टैक्स अब यही है,
ठीक है, अमीर मैं आदमी लौटता ज्यादा हूं, इनकम टैक्स देता है, लौटता गरीब हूं, नहीं लौटता देता, वो हूं। क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक, ठीक, और ठीक। पूरी दुनिया ये मॉडल फॉलो करती है, अमेरिका भी करता है, स्वीडन भी करता है। कहीं पर नहीं होता, कहीं पर नहीं होता ये। आज की तारीख में ये कहीं नहीं होता कि संसाधन ले लेंगे सब में बराबर बराबर बांट देंगे, कहीं नहीं होता। और जिसने अपनाया वो गर्त में चला गया, जिसने अपनाया वो गर्त में चला गया। हमने सोवियत संघ को देखा है। लौटता हूं। आयकर जो दर अलग होते हैं अमीरों और गरीबों के लिए, ये क्या होता है, यही होता है ना हाँ। कि अमीरों से ज्यादा आय का उनका एक मूल्य लिया जाता है, गरीबों से नहीं लिया जाता। तो ये बात होनी चाहिए ना। आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि लेकर के सब में बराबर बराबर बांट देंगे? कोई मतलब फिर तो अमेरिका कल को कहेगा कि एलन मस्क का संपत्ति लेके सब में बराबर बराबर बांट देंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं, कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं जो इस तरह का बयान दे रहे। मैं लौटता हूं आप सभी के पास, लौटता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर लौटता हूं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। वेट हाँ ले ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में हम बात कर रहे हैं कि संसाधनों के बंटवारे पर दिया गया बयान किस तरह से गरम है। सीधे चलते हैं प्रत्युष कंठ जी के पास। प्रत्युष कंठ जी, जो बातें निखिल जी ने उठाई, आप बताइए कि संसाधनों के बंटवारे के इस बयान को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? आप इसको तुष्टीकरण देख रहे हैं, आप इसको कम्युनिस्टों का असर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? सर, मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा बेस्ट बिजनेस स्कूल है, उसको कहते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। बड़ा नाम है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। उससे भी बड़ा एक बिजनेस स्कूल हमारे देश में हुआ, रॉबर्ट वड्रा बिजनेस स्कूल। अच्छा। कि आप एक आदमी के पास जाइए, उसी को 5 लाख रुपए का धन लीजिए और उसी को 1 साल बाद 500 करोड़ रुपए में दे दीजिए। तो वो राहुल गांधी जी के अपने ब्रदर इन लॉ हैं। थोड़ा उन्हीं का वेल्थ लेके बांट दिए होते तो भला हो गया होता। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बात नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ एक लाइन की है कि माइनॉरिटी वोट को कैसे पकड़ा जाए। क्योंकि अब आप कास्ट पे तो बांट नहीं रहे हैं देश को। देश को तो 10 साल में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का हो गया है। रोड बन गए, बिजली आ गया, नौकरी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव कर रहा है, फास्ट ट्रेन्स आ रहे हैं, पूरे देश का इकोनॉमी जुड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ था उसको इतना मेजरली जोड़ दिया गया है, वहां पे सामान आ रहा है। तो थर्ड बड़ा इकोनॉमी आप वर्ल्ड के थोड़ी बन जाते हैं ऐसे। आप कहां, आप 10 साल पहले फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे, अब आप वर्ल्ड के 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो ये सब ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो राहुल गांधी को समझ में आ गई ये बात। जो आदमी आज तक फर्स्ट फेज निकल चुका है इलेक्शन का, अखिलेश यादव के साथ एक रैली नहीं कर पाया अब तक। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप देखिए यहाँ पे कि प्रधानमंत्री वहां पे जा चुके हैं कितनी दफा। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है। कोई आपस में इंडिया अलायंस कोई गोल नहीं है, सेम गोल, कोई रोड मैप नहीं है। इनको चाहिए बस हमको मुसलमान का वोट आ जाए, हमको कुछ जात का वोट आ जाए और हम सरकार बना लें। मोदी जी बोलते हैं नहीं भाई, सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट करो, वोट मांगो। हर बीजेपी कार्यकर्ता को बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ जी, और चौड़ा होके जाओ, सब उठा के जाओ और बोलो कि देखिए काम किया है मैंने। ठीक है। ये फर्क है पॉलिटिक्स। बिल्कुल, मैं लौटता हूं। राहुल गांधी जी रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उनका दिमाग तो कहीं और है, तीर तो कहीं और मार रहे हैं। ठीक है। मैं लौटता हूं, आप सभी के पास लौटूंगा, अवधेश जी के पास खास तौर पर जाऊंगा इसके बाद। लौटने के बाद अभी वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटूंगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, इस पंचायत को आगे बढ़ाऊंगा।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का चटनी और जीरा सिप। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 की पंचायत हम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अवधेश जी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अवधेश सर, ये आप अगर एक एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं? 2 एंगल हमें समझ में आता है। एक तो ये कि कम्युनिस्टों के प्रभाव में एक दिग्भ्रमित बयान है कि भाई सब में बांट देंगे, चुनावी बयान दे दिया। दूसरा एंगल ये है कि सारे बयानों को अगर हम तार उसके जोड़ें तो ऐसा लगता है कि है तो चुनावी बयान ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का बड़ा भारी एंगल है। देखिए, तुष्टीकरण तो एक शब्द चल गया हुआ है। ये तुष्टीकरण जो 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दिल्ली में दी गई थी जी, वो ठीक मतलब 2014 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले मीटिंग किया गया था, 5 मार्च 2014 को जी। उसमें सरकार ने जो मुआवजा, कांग्रेस के जो सरकार को अधिकार है उचित मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में पारदर्शिता, इसका उपयोग करते। ये कानून भी 2013 में जो है ये यूपीए सरकार ने ही संशोधित किया था जी। तो वक्फ बोर्ड को संपत्ति देने के लिए आपने कानून में संशोधन किया और कुछ मुस्लिम नेताओं से पत्र लिखवाया कि ऐसे ऐसे संपत्ति हमारी थी और फिर आपने उसको दे दिया है। तो ये जो उस समय जो दिया गया था ये भी एक प्रकार का वितरण ही था धन का, लेकिन वो धन का वितरण कहां हुआ है? और चूंकि इसमें भी अल्पसंख्यकों के बारे में इतनी बातें हैं और राहुल जी कह रहे हैं, हालांकि इस समय वेबसाइट से ये पंक्ति हटा दी गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र। अच्छा, पहले जरूर थी, लगता है जब विवाद बढ़ा उसके बाद बैकफुट नहीं। जिसकी चर्चा निखिल जी करे उसमें फिनलैंड की भी चर्चा थी कि फिनलैंड ने किया है, अमेरिका का भी एक उदाहरण छोटा सा दिया गया था। वो सब पार्ट अभी मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे अभी नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन यह अत्यंत चिंताजनक बयान है कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, अपने ही प्रदेश में उनकी सरकारें हैं, तो केंद्र में क्या सत्ता में आने के बाद इंस्पेक्टर घरों में जाएंगे, लोगों की संपत्तियों के बारे में पूछेंगे कि वो वेल्थ की जो भूमि है जी, जो लैंड है वो तो आपके सामने है, बैंक में जो अमाउंट है वो आईटी के इनकम टैक्स के सामने है। ठीक है, तो जो छिपा है उसी का सर्वे करेंगे। बिल्कुल। तो क्या घर में जाएंगे और उसके बाद जो संपत्ति का सर्वे करेंगे वो किस आधार पर लिया जाएगा, किस आधार पर उसका वितरण होगा, उसकी क्या नियमावली बनाई गई है? क्योंकि ये सामान्य घोषणा नहीं है ये। ठीक है, ये घोषणा भारत के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के वर्ण क्रम को परिवर्तित करने का है। ठीक, कि हम बिल्कुल बदल देंगे। ठीक है, चुनावी दृष्टि से कांग्रेस यही दिखा रही है कि हम सत्ता में आएंगे, लोगों को लगेगा कि हम तो अंबानी के, अडानी की संपत्ति छीन कर गरीबों को दे देंगे और वोट हमको मिल जाएगा। असल इसमें भावना ये है। सबने देखा है कि चाहे टाटा हो, डालमिया हो या जितने बिरला हो, अंबानी हो, वो कौन से समय में बने हैं? नहीं, वही तो बात है। अडानी किसके समय में बना है? ये सब तो उन्हीं के समय में बने बिल्कुल। तो क्या उसको ध्वस्त कर देगी कांग्रेस? एक कैसी कांग्रेस है? इसलिए इस पर गंभीर बहस जरूरी है। अभी तक निखिल जैन जी ने तथ्यात्मक रूप से इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया है कि सर्वे कैसे होगा, वितरण कैसे किया जाएगा, किस कैटेगरी के लोगों से छीना जाएगा, क्या उसका आधार बनाया जाएगा कि इतनी तक को हम नहीं छीनेंगे, इतने ज्यादा तक को छीनेंगे, देने वाली कैटेगरी क्या होगी, क्या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष घोषणाएं हैं इसमें, उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। ठीक ठीक, मुझे निखिल जी के पास चलना है। निखिल जी के पास चलता हूं। निखिल जी, शंका इसलिए भी होती है, देखिए भले ये बयान जो है कम्युनिस्टों के प्रभाव में दिया गया हो, लेकिन जब सारी चीजों को जोड़ करके हैं, वो एक बिंदु कांग्रेस मैनिफेस्टो में बताएं जो मुस्लिम लीग जैसा है। आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता से। मैंने प्रत्युष जी से पूछा था,
और उन्होंने जवाब नहीं दिया था। और जब मैंने कहा प्रधानमंत्री प्रत्युष जी को मैं लेता हूं, प्रत्युष जी, मैं प्रत्युष जी से जवाब लेता हूं, प्रत्युष जी से। रुकिए, प्रत्युष कंठ जी जवाब दीजिए, प्रत्युष कंठ जी जवाब दीजिए, किन आधार पर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है? नहीं, एक मिनट देखिए, मुस्लिम लीग का हो या नहीं, प्रत्युष जी एक मिनट, इसमें जो है जो इतना अच्छा, एक मिनट में आ रहा हूं प्रत्युष जी, आ रहा हूं। हाँ बोलिए अवधेश। जो है ये नए सिरे से लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत हाँ, किसी के विश्वास का पालन करने के मौलिक अधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों को सम्मान करेंगे, उन्हें बनाए रखेंगे। सम्मान तो आज भी हो रहा है, वही कर रहे हैं, गारंटी। उसमें नई बात क्या है? वही तो मैं नया क्या करेंगे, यही तो सवाल है। नहीं, विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना बहाल करेंगे, बढ़ाएंगे। भारत को देखिए, इसमें ऐसी भारत को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण एक जरूरी कदम है। यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक बिना किसी भेदभाव को अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। यानी अभी भेदभाव होता है? यही तो नहीं, मतलब इसका मतलब बैंकों को दबाव होता है। भेदभाव है कोई आंकड़ा जिससे ये पता चले कि भेदभाव इसमें आगे भी है, पर्सनल है कहीं पर ये आंकड़ा? सुनिए, कॉमन सिविल कोड आ गया। कांग्रेस कह रही है कि पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाएगा। संविधान के खिलाफ बात गई, पर्सनल लॉ कांग्रेस अनुच्छेद 44 के खिलाफ बात गई है। डीके जी, डीके दुबे जी, सखों को भी पोशाक, भोजन और भाषा व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता। समान नागरिक संहिता के उल्टी दिशा में बात करना संविधान के खिलाफ बयान है कि नहीं है? सुनिश्चित किया, पोशाक और भोजन पर रोक है। डीके दुबे जी का एक विचार, उसके बाद प्रत्युष जी के पास चलूंगा। प्रत्युष जी आ रहा हूं। डीके दुबे जी, इसमें जो सोचने की बात यह है कि जिस समय हिंदू कोड बिल आया था उस समय भी आर्टिकल 44 था, और आर्टिकल 44 के तहत इनको शरीयत खत्म करनी थी और शरीयत खत्म करके यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना था। लेकिन नेहरू जी ने 1955-56 में उस समय हिंदू कोड बिल और बनाकर रख दिया ताकि ये डिफरेंस कभी खत्म ही ना हो। विरोध करा था औरतों को समान जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो जो अवधेश जी ने कहा कि कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सुन लीजिए, जो शेख अब्दुल्ला ने किया था, जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट पास किया था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की संपत्ति शेख अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने बिल्कुल कर दी थी। ये मॉडल है इनका। ठीक है, ये मॉडल है। प्रत्युष जी का एक जवाब रह गया था, प्रत्युष जी का जवाब रह गया था। प्रत्युष जी, एक बार फिर से निखिल जी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वो बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र है? ये जो अब दिखाया मैंने प्रोग्राम के शुरू में, और अवधेश जी बहुत बात बोल चुके हैं, सब लोग बोल चुके हैं, ये जो है ना, इसके हर तीसरे पन्ने पे वही खेल है। आप जिस दिन ये इन्होंने निकाला मैनिफेस्टो, तो आप विश्वास करेंगे हर अखबार का एडिटोरियल यही था कि ये क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मुस्लिम लीग के जो पॉइंट्स थे उसको डायरेक्टली काट के ले आया कि, और आप ये छोड़िए, ये तो इतने बड़ा महान ज्ञानी आदमी से बातें कर रहे हो और मुझे वो तो सब पढ़ के सुना दिए। मैं आपके रीडर्स को सारा पढ़ के सुना सकता हूँ, पेज 6, 18 सब मार्क कर रखा है, इसलिए मैं बोला। और ये बात को, डिबेट को चेंज करने की सवाल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर पद्म पुरस्कार 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सीधे चलते हैं।